Good morning, all. All of you try this question. Tell me how to solve. If you get approach, you tell me. If you get answer, also tell me.
Should I do it or will you try? नहीं नहीं नहीं, इतना ज़्यादा नहीं आया। कौन बोला आंसर अभी? नाम क्या है? 144 ml होगा। तो लास्ट क्लास में क्या कहाँ तक हुआ था? ली चार्डिलिस प्रिंसिपल चल रहा था ना? इफेक्ट ऑफ प्रेशर हुआ था तो मैं नोट्स में देख रहा हूँ। लास्ट में हुआ था इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट। पार्डन? हाँ हाँ, वो क्वेश्चन अभी बताएंगे, उसके बाद थ्योरी करेंगे। ठीक है, सही है। ये कैसे करना है देखते हैं। तो स्क्रीन विजिबल है? तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो सबको? द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एच आई एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज 0.8। मतलब क्या है, एच आई जो है वो डिसोसिएट कर रहा है। क्या देगा? H2 प्लस I2। तो इक्वेशन तो नहीं दिया है, तो अपना मन से ले सकते हैं। आप H2 प्लस आप I2 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ले लिए। इसका अल्फा दिया है 0.8। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1.5 मोलर Na2H2O3। तो वॉल्यूम ऑफ Na2H2O3 thiosulfate solution required to react completely with iodine present in the equilibrium। मतलब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम हो रहा है तो ये क्या करेगा? आयोडीन इसका साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, आयोडीन प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम इन एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में इसके साथ रिएक्ट करेगा। व्हेन 0.135 मोल ईच ऑफ H2 एंड I2 आर हीटेड। ओ, इसमें H2 और I2 हम लिए, H2 और I2 दोनों हीट किए। तो H2 I2 क्या है? 0.135। ये लिए 0.135 ईच। तो इसको हीटिंग किए एट 440 केल्विन इन ए क्लोज वेसल ऑफ 2 लीटर। तो इसका वॉल्यूम था 2 लीटर। इस दोनों को हीटिंग करने से हमारा एच आई मिलेगा। ओके, ये दोनों इतना मोल लिए, एच आई मिलेगा, लेकिन जो आयोडीन इसमें रहेगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो जो आयोडीन होगा इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो कितना मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट या वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज होगा? तो वॉल्यूम 2 लीटर दिया है। ओके, टेम्परेचर 440 केल्विन। कैसे करेंगे? तो सोडियम थायोसल्फेट तो आयोडीन से रिएक्ट करता है, ये हम आयोडीमेट्री टाइट्रेशन में पढ़े थे, याद है? आयोडीमेट्री में हम लोग पढ़े थे कि ऐसे कुछ रिएक्शन हो रहा है। सही है, तो ये जब रिएक्ट करेगा ऐसे करके, इसको 2 ले लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम पूछा है। Na2H4O6।
तो इसमें ये रिएक्शन होगा उसका, ये हम लोग पढ़े थे आयोडीन टाइट्रेशन, मतलब आयोडीन का मोल निकालना है। ठीक है, तो आयोडीन का मोल निकाल देंगे तो कितना मोल सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट करेगा, तो मोल में उसका मोलारिटी वॉल्यूम करके कर सकते हैं कुछ करके। हाँ 1.5 मोलर दिया, अच्छा बढ़िया है। तो ये 1.5 मोलर दिया है, ये मोलर दिया है, इसका वॉल्यूम पूछा है तो इसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो अगर आयोडीन का मोल मिल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आयोडीन का मोल तो 0.135 है क्या, आयोडीन का मोल, आयोडीन का मोल 0.135, एक स्टूडेंट कर दिया सर आयोडीन का तो 0.135 है, मैं इससे कर लूँगा आंसर आ जाएगा, लेकिन गलत होगा। क्यों गलत होगा? हाँ हाँ, राइट राइट। तो ये, हाँ ये तो आयोडीन ये इक्विलिब्रियम पहुंचा उसके बाद रिएक्ट करेगा ना, क्योंकि ये दोनों मिलाएंगे। तो ये बोल रहा है कि रिएक्ट एट इक्विलिब्रियम, ये बोला इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में जो आएगा उसके साथ रिएक्ट करेगा, बोल रहा है क्लियरली, क्वेश्चन में मेंशन किया है। स्टूडेंट क्या किया, सर आयोडीन का मोल तो दिया है, ये मोल जितना हो ये डबल होगा, तो इसका मोल इक्वेट करके इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया। और क्या, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं है सर, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस स्टोइकियोमेट्रिक का क्वेश्चन है। लेकिन ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम में रिएक्ट करेगा, इक्विलिब्रियम में तो ये इतना नहीं रहेगा ना, ये तो डिकम्पोज होगा ना, क्या बोलो। तो डिकम्पोज कर देते हैं, क्या करेंगे, माइनस एक्स, माइनस एक्स, तो इसको भी माइनस एक्स करते हैं। ठीक है, ये गया, ये भी गया, तो एच आई आएगा, एच आई कितना होगा, +2x कर लेते, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इक्विलिब्रियम में ये कितना बचेगा, 0.135 माइनस एक्स, ये 0.135 माइनस एक्स, ये 2x बचेगा। ठीक है, ये कुछ तो डिकम्पोज करेगा, सपोज एक्स डिकम्पोज किया, तो इक्विलिब्रियम में इतना बचेगा। तो अब इसको इक्वेट करना है सोडियम थायोसल्फेट के साथ, इजीली हम कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ऐसे क्वेश्चन बहुत किए, तो इसको इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन एक्स का वैल्यू तो पता हो। हम्म, तो इसका एक्स के लिए हमें इसका केसी चाहिए। देखो इसका अगर हमें केसी मालूम हो जाता है, इसका केसी क्या होगा, एच आई का मोलारिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 का मोलारिटी, I2 का मोलारिटी। ठीक है, एच आई का मोलारिटी का स्क्वायर क्या होगा, 2x/2, 2x/2 का होल स्क्वायर। H2 का मोलारिटी क्या होगा, 0.135 माइनस x/2, और ये होगा 0.135 माइनस x/2, ये हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम से। अब अगर यहाँ पे केसी पता हो जाता है, केसी कोई कोई अगर क्वेश्चन में दिया होता, केसी दिया होता तो हम एक्स निकाल सकते थे। अब तो केसी दिया नहीं है तो एक्स तो निकाल नहीं सकते ना। तो केसी दिया नहीं है, अल्फा दिया है, अल्फा से क्या केसी आएगा, अल्फा से केसी कैसे आएगा देखते हैं। तो इसका काम करते हैं, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से अल्फा से केसी निकालो, फिर केसी से एक्स निकालो, फिर एक्स को इसको इक्वेट करो, मतलब ये क्या क्या है, थ्री क्वेश्चन का समाहार है, 3 in 1 हो गया, मतलब 3 क्वेश्चन को पंच कर दिया। ठीक है, समझ में आएगी नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सब इसके साथ लिंक है, तीनों ही लिंक है, कोई अगर एक कैलकुलेशन नहीं होगा फाइनल आंसर नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। तो केसी हमें मिल जाता है तो एक्स मिलेगा, एक्स मिल जाता है तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारा भी मिल जाएगा। तो केसी के पहले हम केसी के लिए एफर्ट लगाएंगे, केसी कैसे आएगा, इसका अल्फा दिया है तो इसका केसी कैसे आएगा, इसका सी है, सी माइनस सी अल्फा रहेगा, तो ये C∝/2, C∝/2 कर लेंगे। ठीक है, अब अल्फा तो दिया है तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्यों इतना झंझट। सी माइनस सी अल्फा, अल्फा 0.8 है, तो सी माइनस सी अल्फा कितना होगा भाई, बोलो, सी माइनस 0.8 सी कितना होगा,
0.2 सी, तो इसका 0.2 सी, और सी अल्फा बाई 2 कितना होगा? 0.4 सी। ये 0.4 सी है, ये भी 0.4 सी है। ओके, ये 0.2 सी है। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? Kc का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट H2 टू द पावर हाफ नहीं, इसको हम ऐसे 2 लेके भी कर सकते हैं। 2 लेके करें तब टोटल चेंज करना पड़ेगा, तो एक ही चीज आएगा, क्योंकि ये भी 2 हो है, तो इसको 2 लेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका रिवर्स हो जाएगा। मैंने जानबूझ के ऐसे लिया, कोई अगर ऐसे ले लेता है तो क्या करेगा? इसका रिवर्स इंटू स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने करा। क्या करे, 2 लेके करे कि ऐसे करे? 2 लेके करेंगे, ठीक है, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिया, दोनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आएगा सही आंसर। 2 लेके करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। हाँ, हाफ लेके करने से भी आएगा आंसर, लेकिन थोड़ा सा कठिन होगा। तो 2 लेके करते हैं, 2 H2I2, तो इसको इनिशियली सी लिए, ठीक है। सी माइनस सी अल्फा होगा हमेशा, सी माइनस 2 सी अल्फा नहीं होगा। ये स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट गलती करता है, ओके। ये 2 मोल है तो 2 सी अल्फा रिएक्ट करेगा, गलत है। तो ये होगा सी अल्फा रिएक्ट करेगा, तो सी माइनस सी अल्फा, ठीक है। ये सी अल्फा रिएक्ट करेगा तो ये सी अल्फा बाई 2 होगा, ये भी सी अल्फा बाई 2 होगा, सही है कि नहीं? तो ये हो गया, सी है अल्फा 0.8 सी, तो सी माइनस 0.8 सी, सो 0.2 सी, इसका 0.2 सी आया, ठीक है। इसका 0.2 सी आया, ये कितना होगा? 0.4 सी, ये 0.4 सी आया, ये भी 0.4 सी आया। समझ में आ रहा है नहीं सबको? केसी कितना आएगा देखते हैं, मैं कर लूँ तो 0.4 सी इंटू 0.4 सी, 0.4 सी इंटू 0.4 सी, जो वॉल्यूम डिवाइड होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बाई बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मैं नहीं लिख रहा हूँ वॉल्यूम। 0.2 सी का होल स्क्वायर होगा, 0.2 सी, 2 बार कर लेता हूँ, ठीक है। तो सब में सी कैंसिल हो गया, ये 0.2, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 4 आ रहा है ना केसी, हाँ, केसी 4 आ रहा है इसका, सही है। ये केसी 4 है, तो ये रिएक्शन जब उल्टा हो गया तो उसका केसी कितना होगा? 1/4 होगा, ठीक है। तो अल्फा दिया है, केसी पूछा, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन कर लिए, केसी आ गया। अब फिर से करना है इसको, फिर से करना है। अगर यहाँ पे इसका केसी डैश क्या होगा? 1/4 होगा, इसका केसी जो होगा उसका बाई रेसिप्रोकल, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स लिए ना। समझ में आ रहा है ना सबको? स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर स्क्वायर है ना, ये 2 है, तो इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। हाँ, 144 सही है। हाँ, तो इसको देखोगे तो ये जो 2 स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2x बाय 0.135 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको 1/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। एस 4x इज इक्वल टू 0.135 माइनस एक्स, तो x क्या होगा? 0.135 बाई 5, तो 0.027, तो x आ गया, माइनस कर देंगे। I2 का मोल देखते हैं, I2 0.135 माइनस 0.027, तो कितना आ रहा है? 0.15 से 7 गया 8,
0.108 आ रहा, इतना मोल हम I2 लिए थे। अगर इंटू 2 करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इसका डबल होगा, नहीं बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, हाँ H2O3 ना, हमें O8 हो गया, तो डबल होगा 2 इंटू 0.108। अच्छा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml बाई 1000 है कि नहीं, बोलो याद है कि नहीं, भूल गए, याद है। तो यहाँ से हमें मोलारिटी चाहिए, तो यहाँ से मोलारिटी वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम कितना होगा, तो 1000 इधर चला जाएगा, सो 2 इंटू 108 डिवाइडेड बाय मोलारिटी कितना है, 1.5 है, 1.5, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ रहा है, 144 आ रहा है, तो हाँ कितना आ रहा है, 144 ml आ रहा है, ठीक है। समझ में आया सबको कि कोई डाउट है इसमें, डाउट नहीं है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो सॉलिड क्वेश्चन है ना। जेई एडवांस में क्वालिटी क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है, ध्यान से करने से हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो क्वेश्चन तो होता है, उसका सॉल्यूशन तो होता है ना, ढूंढना है, ओके। ये मत सोचो मैं कर नहीं पाऊंगा, कोशिश करते रहो, ओके। इसमें सबको समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर रिएक्शन रिवर्स हो गया तो 1/, हो जाएगा, तो इसीलिए टेम्परेचर दिया है। देखो बहुत सारा क्वेश्चन में टेम्परेचर का यूज नहीं है, ठीक है। तो देखो घर में जो जो सामान होता है सबका यूज थोड़ी होता है, लेकिन हम लोग रखते हैं, कभी क्राइसिस में यूज होगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन में सब चीज दिया रहेगा, मतलब यूज करना है, नहीं जो जरूरत है यूज करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, जरूरत नहीं है तो फिर वो रहेगा क्वेश्चन में, और क्या, ठीक है, राइट। तो अभी हम फिर वो एक जेई मेंस का क्वेश्चन में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो देख लेते हैं। ये मैं फिर नेक्स्ट पेज चलूं, लिख लिए सब लोग, क्यों नहीं हुआ, तो क्वेश्चन कौन सा लेयर में था, याद है, हाँ 16th, हाँ ये क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन में आंसर आया क्या इस सबका, देखो तो क्वेश्चन मोलारिटी दिया है, यहाँ पे मोलारिटी दिया है, ये दोनों मोलारिटी कम हो रहा है, ये दोनों मोलारिटी कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो गारंटी ये प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट तो बढ़ता है ना, ये दोनों रिएक्टेंट होगा। तो दो रिएक्टेंट है, एक है 12 से, हाँ वो नहीं दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नहीं दिया है कौन सा है कौन सा भी है। एक देखो ये इक्विलिब्रियम पहुंचा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, ये दोनों इक्विलिब्रियम आ गया,
लेकिन इक्विलिब्रियम आने तक ये कितना कंज्यूम हुआ, 12 से 8, ये 12 से 8 कंज्यूम हो रहा है, मतलब 4 कंज्यूम हो रहा है। जब एक 4 कंज्यूम हो रहा है, वॉइस नहीं आ रहा, अभी आ रहा है वॉइस? अच्छा, मेरा डिवाइस का साउंड बढ़ाने से वॉइस बढ़ेगा क्या? अभी बढ़ा? ओके ओके। तो देखो, एक का कंज्यूम हो रहा है 4, अगर एक का 4 कंज्यूम हो रहा है, दूसरे का 8 से 6 हुआ इक्विलिब्रियम पहुंचने से, एक का 2 कंज्यूम हो रहा है, एक का 2 कंज्यूम हो रहा है, एक का 4 कंज्यूम हो रहा है। तो इसमें ए एन बी, एन तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा, एन 2 3, हाँ। तो कौन सा ए होगा, कौन सा बी होगा? ये 12 वाला ए होगा कि 8 वाला ए होगा? एस एस, ये वाला ए होगा और ये वाला बी होगा। लाइट कलर, ये हाँ हाँ, देखो, ये 8 से 6 गया मतलब 2 कंज्यूम हुआ, और ये 12 से 8 गया मतलब 4 कंज्यूम हुआ। तो एक 4 कंज्यूम हो रहा है, एक 2 कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे ए एन बी है, एन जो है ग्रेटर देन 1 है, मतलब एन 2 3 4 5 कुछ हो सकता है, 1 नहीं होगा, 1 होता तो नहीं देता। 1 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 भी हो सकता है, लेकिन ये 1 गारंटी दिया है, ये 1 दिया है, ये एन दिया है। तो ये 1 ये एन है, तो एक 2 हो रहा है, एक 4 हो रहा है, तो ऑब्वियसली 4 जो हो रहा है बी होगा, और ये होगा ए, हो सकता है ना, क्योंकि एन तो एक से ज़्यादा होगा ना। तो मतलब, हाँ, समझ में नहीं आया? देखो, ये ए, ये 8 से 6 हो रहा है, 8 से 6 हो रहा है, तो ए जो है कितना मोल कंज्यूम हो रहा है, नंबर ऑफ मोल कंज्यूम हो रहा है 2 मोल। ए जब 8 से 6 हो रहा है, 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, बी कितना कंज्यूम हो रहा है, 12 से 8 मतलब 4 मोल। अगर ए का 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, बी का 4 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो ए का जब 1 मोल कंज्यूम होगा, बी का कितना मोल कंज्यूम होगा? 2 मोल कंज्यूम होगा। तो ये अगर 1 है, ये n है, तो ये 1 मोल, ये n मोल कंज्यूम होता है। ये जब 1 मोल होता है कोफिशिएंट के हिसाब से, ये n मोल होता है। ये 1 मोल में 2 मोल हुआ, 1 मोल में n मोल हुआ, मतलब n इज व्हाट इज n? n इज 2 और नॉट, टेल मी। तो ये दोनों रिएक्टेंट में एक ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, एक कम कंज्यूम हो रहा है, एक ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। अब बोलो, ये अगर 1 मोल कंज्यूम होता है, ये n मोल कंज्यूम होगा, ऑब्वियसली बी ज़्यादा होगा ना, n होगा तो मिनिमम 1 होगा। अगर ये 1 होगा तो दोनों इक्वल कंज्यूम होना चाहिए, या ये 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। तो बी ए से ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि ये तो 1:n है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में मिनिमम कोफिशिएंट देगा, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना, ये इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का है मतलब इसका आंसर 0 to 9 का अंदर आएगा। तो n को फ्रैक्शन लेंगे तब तो आंसर नहीं आएगा ना, तो इसीलिए n को हमें कोई मिनिमम इंटीजर से मल्टीप्लाई, ये सब जो बैलेंस है मिनिमम इंटीजर से बैलेंस्ड। तो n ज़्यादा है, तो ये 4 है, ये 2 है, और a जब 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, b 4 कंज्यूम हो रहा है, तो a 2 है, b 4 है, a 1 है, b 2 है, a 1 है, b n है, तो a 1 b n, तो a 1 b 2 मतलब n इक्वल्स टू 2 हो गया। क्लियर है? अब सी का देखते हैं, सी तो प्रोडक्ट है तो बढ़ेगा ना, ये तो प्रोडक्ट है तो ये सी होगा, ये सी। तो सी हो रहा है, तो ये जब सी हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जब बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये जब
ए जब 2 मोल कंज्यूम ए जब 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, सी कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है देखते हैं। 6 में से 0, 6 मोल, 6 मोल, 6 मोल। तो ए अगर 1 मोल कंज्यूम होता है, सी ये कितना कंज्यूम होगा, 3 मोल कंज्यूम होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल से एम मोल आता है, 1 मोल अगर कंज्यूम होता है, ये आता है एम मोल। 1 मोल से एम मोल आता है, 1 से 3 आता है, तो एम इक्वल टू कितना हो गया, एम इक्वल टू 3। तो M3 आ गया, N2 आ गया, M प्लस एन पूछा है, बस फिनिश। 3 + 2 पूछा। ओके, क्लियर है। हाँ, ए और बी कैसे लेंगे फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो ए एन बी। ठीक है, तो एन जो है, एन वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर एन 1 2 3 4 होगा, तो बी जितना कंज्यूम होगा वो ए का एन टाइम्स कंज्यूम होगा। मतलब इधर बी ए के साथ इक्वल होगा। अगर एन 1 हो गया तो बी ए इक्वल होगा, या डबल होगा, या ट्रिपल होगा, या क्वाड्रपल होगा। ठीक है, तो ए जो कंज्यूम हो रहा है, ये अगर 1 मोल कंज्यूम होगा, ये एन मोल कंज्यूम होगा। मतलब 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। ठीक है, मतलब बी बी जो है, बी ए से ज्यादा कंज्यूम होगा। एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो एन जो है ए से ज्यादा होगा या ए से कम होगा, सॉरी, ए से ज्यादा होगा या इक्वल होगा। आई बात समझ में। तो बी ए से ज्यादा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों में एक 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये रिएक्टेंट कम हो रहा है, जो कम होगा वो रिएक्टेंट। तो दोनों रिएक्टेंट है, कौन है कौन भी नहीं मालूम। तो एक जो है, एक 8 से 6 आके इक्विलिब्रियम पहुंच गया, एक 12 से 8 आके इक्विलिब्रियम पहुंच गया। 8 से 6 आया मतलब 2 मोल कंज्यूम हुआ, 12 से 8 आया मतलब 4 मोल कंज्यूम हुआ। तो एक अगर 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, एक 4 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो एक 2 है, एक 4 है, तो बी तो ज़्यादा होगा। तो को ठीक है, तो ये 4 मोल हो गया, ये एस। तब ऑल ऑप्शन, तब सभी ऑप्शन सोचना है। हाँ, तभी सभी ऑप्शन सोचना है, लेकिन क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन दे देगा ना, इंटीजर टाइप कर देते। हाँ, नहीं जाता है तो नहीं ज़्यादा हमारा। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन क्या है कि कोई भी इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं ना, तब मिनिमम कोफिशिएंट लेते हैं हम लोग। डेसिमल से बैलेंस नॉर्मली करते नहीं है, स्टोइकियोमेट्री में कर लेते हैं, लेकिन जनरल रूल है हम इंटीजर लेते हैं, n1 2 3 लेते हैं, n1/2, m1/3 जनरली नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर उस टाइप का रहेगा तब भी कर सकते हैं हम लोग, उसको फाइनली सेम आएगा आंसर, इसको देख के कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंटीजर दिया है। हाँ, 1/2 1/3 करके हो सकता है। ओके, राइट। तो अभी फिर हम लोग थ्योरी देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो हो गया था, उसके बाद क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हुआ क्या। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं नेक्स्ट। आ गया, ये कौन सा लेयर जा रहा है पता नहीं चल रहा। लेयर 20 में ले आते हैं, 12 जा रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या होता है रिएक्शन में,
अगर टेम्परेचर चेंज होता है, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जाता है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ के इक्विलिब्रियम विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ के इक्विलिब्रियम विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, तो सपोज हम ले रहे हैं K1 is the equilibrium constant, K1 is the equilibrium constant at temperature T1, K2 is equal to equilibrium constant at temperature T2। देन इनका रिलेशन वैन टॉप्स इक्वेशन से आया है। वैन टॉप वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो वैन टॉप्स इक्वेशन से, वैन टॉप्स का बहुत इक्वेशन है, 10-12 टू इक्वेशन। वैन टॉप इक्वेशन से ये आया है log K2 by K1 is equal to delta H 2.303 R। ये शायद मैंने बताया था तुम्हारा बेच में, बताया था ना। तो इसको देखते हुए हम लोग इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा कर सकते हैं। तो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। मैं जो बताया था वो एक तरीका था, अब मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ली चैटरलेस प्रिंसिपल स्टडी कर रहे हैं। ली चैटरलेस प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे स्टडी करेंगे, तो हमारा दो टाइप का रिएक्शन हो सकता है। एक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब रिएक्शन विच इज accompanied by एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, मतलब जो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। सेकेंड टाइप का रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब द रिएक्शन विच इज accompanied by रिलीज ऑफ हीट। रिलीज ऑफ हीट मतलब डेल्टा एच लेस देन जीरो होगा। जो हीट एनर्जी लॉस होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करने से डेल्टा एच लेस देन जीरो होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लिखेंगे जनरल रिएक्शन A प्लस बी प्लस डेल्टा एच को हमेशा रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं, A प्लस बी प्लस एक्स किलो जूल, और डेल्टा एच लिख दो इसको, नहीं तो प्लस डेल्टा एच। ठीक है, ये देगा C प्लस डी। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का राइटिंग हुआ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जो भी लिखते हैं रिएक्टेंट साइड में ही लिखना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब A प्लस बी माइनस डेल्टा एच गिव्स यू C प्लस डी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी प्लस डेल्टा एच। ओके, तो ये रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल कर देते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो होगा x किलो जूल होगा, यहाँ पे ये y किलो जूल होगा, ऐसे कुछ। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें ए बी सी डी, इसमें ए बी सी डी अलग है। ओके, क्लियर है। तो एंडोथर्मिक को ऐसे लिखेंगे, ऐसे अगर लिखेंगे तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या करते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखते हैं। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगा, तो जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में हीट एब्जॉर्ब होगा, तो रिएक्टेंट प्लस हीट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। सही है कि नहीं।
ये जो इक्वेशन है ए प्लस बी, यही इक्वेशन तो इसका बात कर रहे हो तो? हाँ। ओ वेंटॉप्स इक्वेशन, अच्छा वो इक्वेशन में पहले बताया था, इसलिए मैं सोचा कि पहले ही बताया था तो ये नहीं बताना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ। तो वेंटॉप्स इक्वेशन क्या होता है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एट टेम्परेचर T1 होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 एट टेम्परेचर T2 होता है, तो उनका बीच में रिलेशन क्या है, वेंटॉप्स ने निकाला है। और ये जो रिलेशन थर्मोडाइनमिक्स में इसका डेरिवेशन है, कैसे ये आया, थर्मोडाइनमिक्स में उसका डेरिवेशन देखोगे तो फाइनल इक्वेशन log K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.303 R होल इंटू T2 माइनस T1 बाई T1 T2। ठीक है, तो जब टेम्परेचर दोनों T1 T2 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 है, तो ये उसका एक्सप्रेशन है। इसमें डेल्टा एच क्या है, हीट और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, हीट और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, चेंज ऑफ रिएक्शन, ये थर्मोडाइनमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होगा। क्लियर, समझ में आया? वेंटॉप इक्वेशन समझ में आया? सबको समझ में आया वेंटॉप इक्वेशन? इसका डेरिवेशन थर्मोडाइनमिक्स में होगा, अभी खाली 2.303 आर, हाँ 2.303 आर, आर इज गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, टी टी टू टी वन बाई टी वन इंटू T2। ठीक है, तो ये रिलेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। अब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू सी प्लस डी, बिकॉज ये रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्टेंट हीट लेगा फिर प्रोडक्ट देगा, सही है। लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या है, ये हीट छोड़ेगा, लेगा नहीं, रिएक्शन के वजह से हीट लॉस होगा, हीट लॉस होगा तो माइनस डेल्टा एच प्लस सी प्लस डी, ये माइनस को इस साइड लिख देंगे तो प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है तो देन एंड देयर पूछ लो, ओके। अब इस केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा एच बढ़ जाएगा, है कि नहीं, इसको हीट मिल जाएगा, सही है कि नहीं। तो ये मिल जाएगा, अगर ये तो रिएक्टेंट का पार्ट है, तो ये रिएक्टेंट का हम पढ़े थे ली चार्लेस प्रिंसिपल में, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, नहीं रिएक्टेंट बढ़ता है तो फॉरवर्ड जाता है, तो द रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ज़्यादा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ा, ये जो डेल्टा एच का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा एच बढ़ जाएगा, डेल्टा एच रिएक्टेंट साइड में है तो ये बढ़ गया तो फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि ली चार्लिस प्रिंसिपल से हम पढ़े थे कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, ये रिएक्टेंट का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसका पार्ट ए में देखते हैं, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो बढ़ जाएगा, ये वाला पार्ट बढ़ जाएगा डेल्टा एच, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा, ये तो प्रोडक्ट का पार्ट है, ये प्रोडक्ट में ऐड हो रहा है, तो ये अगर बढ़ जाएगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट का पार्ट है, प्रोडक्ट साइड में है, ये अगर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड जाएगा, तो रिएक्शन
shifts in backward direction. The reaction shifts in backward direction. इसको ऐड करने से ये बैकवर्ड जाएगा, ये फॉरवर्ड नहीं जाएगा। सही है। अब एक काम करते हैं, इसका टेम्परेचर कम कर लेते हैं। टेम्परेचर कम करेंगे, ये जो डेल्टा एच पार्ट है वो कम हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर डेल्टा एच कम होगा, ये डेल्टा एच कम होगा, ये रिएक्टेंट साइड में है, ये अगर कम होगा, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है? बैकवर्ड शिफ्ट करता है। तो अगर टेम्परेचर कम करेंगे, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड, इसका बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्योंकि टेम्परेचर अगर कम करेंगे, ये वाला डेल्टा एच जो पार्ट है, जो डेल्टा एच कम हो जाएगा, ये कम हो गया तो रिएक्टेंट साइड में है, ये अगर कम हो गया तो अकॉर्डिंग टू ली चार्लिस प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट साइड का कम होगा तो रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी टेम्परेचर कम करेंगे। टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करने से यहाँ पे देखो डेल्टा एच कम होगा, टेम्परेचर कम करने से डेल्टा एच कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा एच बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो डेल्टा एच कम होगा। ठीक है, आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो डेल्टा एच कम हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा एच प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो फॉरवर्ड जाता है, तो इसको कम करेंगे तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर? तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हाउ इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? हाँ, decreasing temperature. Yes, in exothermic reaction decreasing temperature goes in forward direction, and in endothermic reaction increasing temperature goes in forward direction. Is it clear? So everyone has written? इसमें कोई डाउट है तो बोलो। तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं फिर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस ऐड करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? तो सपोज हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें डेल्टा एन इज 0, और एक रिएक्शन लेते हैं डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, और एक रिएक्शन लेते हैं डेल्टा एन लेस देन 0। ओके, तो ये है 2HI
इस रिएक्शन क्या है, 2HI गिव्स H2 प्लस I2, ये हो गया। डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 का एक एग्जांपल दे दो, PCl5 गिव्स यू PCl3 प्लस Cl2। डेल्टा एन लेस देन 0 का एग्जांपल ले लो, N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में इस सब का कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। इक्विलिब्रियम में इसका कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो इसका Kp क्या होगा, इसका Kp Kc के बराबर होगा। Kc क्या है, Kc है Bc/a², इसका Kc है Kp है, सेम हो, क्योंकि डेल्टा एन इज 0, Kp इक्वल्स टू Kc, मालूम है। तो इसका Kp क्या होगा, इसका Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा एन। Kc क्या है, Bc/ab, ये Kc है, RT टू द पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन तो 1 है, इसका डेल्टा एन 1 है, 2 - 1, तो ये हो गया Kp। ठीक है, इसका Bc/a इंटू वी, क्योंकि B/b C/b A/b होगा, एक V कैंसिल हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका Kp देखते हैं, इसका Kp कितना होगा, इसका Kp होगा C² डिवाइडेड बाय AB² AB³ इंटू V²। ठीक है, और RT यहाँ रहेगा, RT का होल स्क्वायर। ठीक है, RT टू द पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन -2 है ना इसमें, बोलो 2 - 1 -3, 2 - 1 -3, तो -2 है डेल्टा एन। तो Kc ये इतना आया, Kc है C/b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A/b डिवाइडेड बाय B/v का होल क्यूब। तो फाइनली ये आएगा आंसर। देख लो हो रहा है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनर्ट गैस ऐड करेंगे एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इनर्ट गैस दो प्रकार का एडिशन कर सकते हैं, एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम वॉल्यूम को चेंज नहीं करेंगे, इनर्ट गैस ऐड करते ही प्रेशर चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे तो प्रेशर चेंज होगा। अगर प्रेशर हम चेंज नहीं करेंगे तो वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, वो इनर्ट है। ठीक है, वो इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। वो आएगा चुपचाप अपना कुर्सी पे बैठेगा, अपना काम करेगा, घर चला जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, कोई कुछ उसको बोलने से भी वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इनर्ट गैस कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो अगर इनर्ट गैस ऐड करेंगे, ABC में कोई चेंजेस आएगा। यहाँ पे जो ABC है, तीनों केसेस में ABC है, वो ABC में चेंजेस होगा, इनर्ट गैस एडिशन नहीं होगा। ABC कोई चेंजेस नहीं होगा। हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम रख रहे हैं, वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ABC भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, तो QP = KP रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ABC चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहे हैं हम, कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहे हैं, और ABC चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो QP = KP। यहाँ पे भी ABC चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर को बात नहीं किया है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो QP = KP। तो इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड करेंगे तो कुछ भी डेल्टा एन रहे तो क्या होगा, नो इफेक्ट होगा। क्या होगा, बोलो। नहीं होगा, केपी का ऊपर प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल भी तो इंक्रीज हो रहा है।
नंबर ऑफ मोल उसको बैलेंस कर दे रहा है, दोनों दोनों इंक्रीज हो रहा है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। यहाँ देखते हैं P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। तो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है इसीलिए, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा नंबर ऑफ मोल बढ़ के इसको कंपेंसेट कर देगा, ठीक है। तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट कोई चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये जेई में आया था एक बार, इनर्ट गैस ऐड किए तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। मान लो हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, इनर्ट गैस ऐड करते ही तो मोल बढ़ जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना। अगर प्रेशर बढ़, इनर्ट गैस ऐड करते ही प्रेशर बढ़ जाएगा, हम बोल रहे हैं नहीं नहीं, उसका प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे, वो तभी कर सकते हैं जब वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, नहीं तो उसका पुराना प्रेशर लाने के लिए हम वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। तो इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर में ऐड कर रहा है मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। इसमें भी इंक्रीज इन वॉल्यूम करना है, इसमें भी इंक्रीज इन वॉल्यूम करना है, तभी इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सही है कि नहीं। तो इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड कर दिए, अभी इंक्रीज इन वॉल्यूम में कर रहा है, इस वॉल्यूम इसमें चेंज करने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे केपी का एक्सप्रेशन में वॉल्यूम नहीं है, तो केपी वॉल्यूम का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ाओ जितना बढ़ाना, नो इफेक्ट, क्यूपी इक्वल्स टू केपी, इसमें नो इफेक्ट। इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मान लो इसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हमारा क्यूपी क्या होगा, डिनोमिनेटर बढ़ गया, हाँ डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ये क्यूपी लेस देन केपी, तो क्यूपी कम हो गया, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट व्हिच डायरेक्शन, एस रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके। सही है इतना, ऑल आर एग्री। तो वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो इसका जो रेशियो है रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो गया, कम हो गया। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट कम होगा, केपी से कम होता है तो हम जानते हैं फॉरवर्ड जाता है, तो इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जा रहा है मतलब देखो ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल जाएगा, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा है, हम इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम तो न्यूमरेटर में है, तो क्या होगा, हाँ क्यूपी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये क्यूपी ग्रेटर देन केपी हो गया, तो ये रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड में देखो ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल के, हाँ हाँ वही है, वही चीज़ हो रहा है, मतलब ये जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल है वहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं जा रहा है ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल, क्योंकि दोनों साइड में इक्वल मोल है, तो ये इक्विलिब्रियम डिसाइड नहीं कर पाएगा कहाँ जाना है, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर में ऐड करेंगे टूवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल शिफ्ट होगा। इज दिस क्लियर। तो लिख लो, हाँ ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स टूवर्ड्स, मतलब रिएक्शन शिफ्ट टूवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स,
इसमें भी रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। ठीक है, हाँ ये मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। ओके, क्या? ओके ओके, देखो मैं बोल देता हूँ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। मैं पहले दो क्वेश्चन करा लिया, ओके, उसके बाद थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो तीन केसेस ले लिया, डेल्टा एन इक्वल टू जीरो, डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एन लेस देन जीरो। ठीक है, तीन केसेस ले लिया, तीनों केसेस में इक्वेशंस ले लिया, इक्वेशन के बाद के पी को मैंने एक्सप्रेस कर दिया। के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू द डेल्टा एन। अगर डेल्टा एन जीरो है, के पी इक्वल टू के सी, तो ये आ गया बी सी बाई ए स्क्वायर। इसका के पी आ गया बी बाई बी, सी बाई बी, ए बाई बी, तो बी भी कैंसिल हो गया, बी सी बाई ए बी। तो के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन वन है तो आर टी। तो ऐसे ही इसका के पी मैंने निकाल दिया, यही है। ओके, अब क्या करेंगे? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के इनर्ट गैस अगर ऐड करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम में देखो, इनर्ट गैस ऐड करने से एबीसी का कोई चेंज नहीं होगा, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्ट नहीं करेगा, ना कंज्यूम होगा, ना बॉडी इंक्रीज होगा, एबीसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो इनर्ट गैस ऐड करने से एबीसी चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम हम चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा? बी सी ए चेंज नहीं होगा, बी तो नहीं है, तो क्यू पी इक्वल टू के पी, नो इफेक्ट, इसमें कुछ चेंज, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। इसमें इनर्ट गैस ऐड करने से भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो ऐसे ही कांस्टेंट था, आर कांस्टेंट है, एबीसी चेंज नहीं हो रहा, तो भी इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट इफ यू कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम विल रिमेन एज इट इज, नो फर्दर चेंज। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर इनर्ट गैस तो ऐड करेंगे तो हमारा तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो कहाँ जाएगा? एक्चुअली जो प्रेशर बढ़ रहा है वो नंबर ऑफ मोल भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मोल नहीं बढ़ चेंज हो रहा है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मोल चेंज नहीं होगा तो केपी तो उससे डिफाइंड है, केपी चेंज नहीं होगा, तो जो नंबर ऑफ मोल बढ़ा है वो प्रेशर को बढ़ा के कॉम्पेंसेट कर रहा है, तो हमारा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर है? तो कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर में चेंज होगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर में इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो इनर्ट गैस ऐड करते ही प्रेशर तो बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को बढ़ाएंगे। इनर्ट गैस ऐड करते ही कंटेनर का वॉल्यूम को बढ़ा देंगे ताकि उसका प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे तो वॉल्यूम टर्म ही नहीं है, केपी इंडिपेंडेंट अपॉन वी, तो वॉल्यूम को बढ़ाने से भी उसका कोई चेंजेस नहीं होगा, नो इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, इस केस में वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, इनर्ट गैस ऐड करके कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, तो वॉल्यूम को बढ़ाने से डिनोमिनेटर में है तो क्यूपी जो है, डिनोमिनेटर बढ़ गया, मतलब क्यूपी कम हो गया केपी से। तो क्यूपी अगर केपी से कम हो जाता है तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? लेकिन इस केस में अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है? इस केस में वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो बी न्यूमरेटर में है, तो बी न्यूमरेटर में है, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो क्यूपी जो है न्यूमरेटर वैल्यू बढ़ेगा, मतलब क्यूपी केपी से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्यूपी अगर केपी से ज़्यादा हो जाएगा, क्यूपी ग्रेटर देन केपी, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो दोनों केस में क्या हो रहा है? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल, इसमें भी बैकवर्ड जा रहा है, मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल। मतलब हम लोग याद कर लेते हैं कि अगर वो कांस्टेंट प्रेशर में इनर्ट गैस ऐड किया जाता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, आया समझ में? सबको समझ में आया? तो ली चार्टेलिस प्रिंसिपल जो है वो हमारा लाइफ में, लेबोरेटरी में, इंडस्ट्रीज में कई जगह अप्लीकेबल है। ठीक है, तो आगे का चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, और इस चैप्टर में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस है वहाँ पे पढ़ोगे कि ली चार्टेलिस प्रिंसिपल अप्लीकेबल है, इवन फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी अप्लीकेबल है, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे इसके बाद। ठीक है,
तो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये कंप्लीट हो गया है तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ हाँ, 1:45 तक क्लास। तो ये क्वेश्चन 2 o'clock तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेरा 2:30 में क्लास है, तो मैं 2 o'clock तक कंटिन्यू कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। तो देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस करेंगे ली चार्डियस प्रिंसिपल से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था जेई मेंस में, एक क्वेश्चन आया था, मैं करना चाहूँगा। C2H4 गैस, ओके, प्लस H2 गैस, ये दिया था C2H6 गैस, शायद ये 2 था, ये 4 था, ऐसे कुछ था। हाँ अब ठीक है, अब जेई का क्वेश्चन तो ऐसे दिया था, और इसका डेल्टा एच भी दिया था, डेल्टा एच कुछ दिया था माइनस 62 किलो जूल, ऐसे कुछ दिया था, ठीक है। तो ये बोल रहा था, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये बोला कि द क्राइटेरिया in which we can get more amount of C2H4, okay? तो किसमें C2H4 ज़्यादा अमाउंट आएगा, मोर अमाउंट ऑफ C2H4 कैसे आएगा? ऑप्शंस में दे रहा हूँ, तुम लोग बताओ। हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी addition of H2, ऑप्शन डी removal of C2H4, ऑप्शन ई हाई प्रेशर, ऑप्शन एफ लो प्रेशर, ऑप्शन जी addition of inert gas, at constant pressure, ऑप्शन एच addition of catalyst। लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर कौन सा होगा बोलो? लो टेम्परेचर एडिशन ऑफ H2 होगा क्या? रिमूवल ऑफ C2H4 होगा? हाई प्रेशर होगा? लो प्रेशर होगा? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर होगा? तो ये 4 ऑप्शन होगा, समझ में आया कि नहीं? देखो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम लोग पढ़े थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड तभी जाएगा जब टेम्परेचर लो करेंगे, याद है? क्योंकि एंडोथर्मिक में ये टेम्परेचर डिमांड करता है। एंडोथर्मिक मतलब वो भूखा है, उसको खाना दोगे तो खुश होगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो खुश होगा, ठीक है।
एक्सोथर्मिक मतलब वो पेट भरा हुआ है, तो पेट भरा हुआ है उसको बोलोगे नहीं तुमको खाना है, तो वो क्या करेगा, वोमिटिंग कर देगा ना। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक ऐसा है उसका पेट भरा हुआ है, वो ऊपर से रिलीज करना चाहता है। ओके, क्या रिलीज करना चाहता है, वो खा लिया है खाना, वो रेस्ट लेना चाहता है। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर कम करोगे मतलब उसको एसी में बिठा दोगे और रेस्ट लो बोलोगे तो खुश होगा नहीं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हीट रिलीज करना चाह रहा है, उसका टेम्परेचर कम करेंगे मतलब उससे हीट लेंगे तो वो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो लो टेम्परेचर इट गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, याद है तो। एडिशन ऑफ H2 मतलब रिएक्टेंट को ऐड करने से फॉरवर्ड जाता है, ये तो पहले तो हो गया एडिशन ऑफ H2, रिएक्टेंट को ऐड करने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। नहीं तो ली चार्लिस प्रिंसिपल ऐसे कर लेते हैं। ली चार्लिस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि H2 हम हार्ड करेंगे तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां H2 कम हो रहा होगा। तो H2 कम हो रहा मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, रिएक्टेंट कंज्यूम तभी होगा जब ये फॉरवर्ड जाएगा, तो फॉरवर्ड जाएगा तो C2H4 बढ़ेगा। सही है कि नहीं। तो H2 बढ़ाएंगे तो H2 कंज्यूम होगा तो C2H4 प्रोड्यूस होगा तो फॉरवर्ड जाएगा, तो यही होगा रिमूवल ऑफ C2H4। तो अगर C2H4 रिमूवल करेंगे तो प्रोडक्ट को डिक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन वहां शिफ्ट करेगा जहां प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होगा। तो प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होगा मतलब क्या हो, फॉरवर्ड जाके होगा, तो फॉरवर्ड जाएगा मतलब क्या है, सही है, रिमूवल ऑफ C2H4, राइट। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर देंगे तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट करेगा जहां प्रेशर लो हो रहा है, नहीं अकॉर्डिंग टू ली चार्लिस प्रिंसिपल। तो प्रेशर लो हो रहा है मतलब क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, जहां प्रेशर लो हो रहा है मतलब लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल हो रहा है, तो लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल मतलब फॉरवर्ड जाएगा, है कि नहीं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस है, कैटलिस्ट तो स्टार्टिंग से हम पढ़े थे कि कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम कभी चेंज नहीं होता है, ना कभी चेंज हुआ था, क्योंकि दोनों दोनों फॉरवर्ड बैकवर्ड का दोनों का रेट को इक्वली बढ़ा देगा। अगर घटाता है तो इक्वली घटाएगा, इधर इक्वली घटाएगा या इक्वली बढ़ाएगा, तो लेकिन इक्वली घटाएगा इक्वली बढ़ाएगा तो बात हो गया बराबर, उसका रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो रेशियो कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज। ठीक है जी, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, हम लोग अभी लास्ट पेज में पढ़े, इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर में ऐड करने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल है, ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल अभी अभी पढ़े थे। तो अगर हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर में, ये ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, सही है। तो ये हो गया हमारा क्या, एप्लीकेशन ऑफ ली चार्लिस प्रिंसिपल। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आने से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं एक ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया बाय हाबर्स प्रोसेस। तो इसका डेल्टा एच होता है -23 किलो कैलोरी। ओके, तो ये रिएक्शन है। तो मेरे को बताओ हाउ टू गेट हाई यील्ड ऑफ एमोनिया, हाउ टू गेट हाई यील्ड ऑफ एमोनिया, बताओ। हाँ,
रिमूवल ऑफ NH3, हाई प्रेशर, वही सेम। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट में जाता हूँ। कंप्लीटेड। हाँ, वो एडिशन ऑफ इनोट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर लास्ट पेज में हम किए थे। लास्ट पेज जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, इनोट गैस ऐड किए एट कांस्टेंट प्रेशर में, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या है, ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल, तो टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल। इसमें भी इट गोज बैकवर्ड, बैकवर्ड में ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल। तो एडिशन ऑफ इनोट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल की ओर जाएगा। ठीक है, इसको याद करके कर लो। ये हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट, application of Lee-Chatterley's principle in physical equilibrium। फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम में फर्स्ट हम लेते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट सही है, सही है कि नहीं। मेल्टिंग पॉइंट लेने से हमारा दो टाइप का लिक्विड है। वी हैव टू टाइप ऑफ लिक्विड, लिक्विड ए, लिक्विड्स, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड लेना है। तो सॉलिड लेना है, हमारा दो टाइप का सॉलिड होता है। एक सॉलिड, सॉलिड एक्सपांड्स, सॉलिड एक्सपांड्स ऑन मेल्टिंग, मतलब मेल्ट करने से सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक्सपांड होगा। ये एक टाइप का लिक्विड है। और दूसरे टाइप का लिक्विड जो है, सॉलिड कंट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग। समझ में आ रहा। तो ये टाइप का सॉलिड भी है जो मेल्ट करने से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। ऐसा भी है क्या, आइस है, आइस से बेस्ट एग्जांपल है आइस। लेकिन उसके साथ और भी है, कार्बोरेंडम, लिख लो, कार्बोरेंडम, क्वार्ट्ज और मैग्नीशियम नाइट्राइड, आइस, और एक कुछ है, ये डायमंड। तो ये सब क्या है, ये सब अगर करेंगे तो, एक मिनट, आइस के बाद कार्बोरेंडम, सिलिकॉन कार्बाइड सुने हो,
सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोडेंडम बोलते हैं। SiC सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, मतलब क्या है, इसका सॉलिड से अगर हम लिक्विड करेंगे, सॉलिड से अगर लिक्विड करेंगे तो यहाँ पे हायर वॉल्यूम होगा, लिक्विड में होगा लोअर वॉल्यूम। ये सब छोड़ के बाकी सब में लेंगे आयरन, गोल्ड, कॉपर, सब मेटल, बाकी सब स्टोन, वैक्स, ये सब लेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब सॉलिड से लिक्विड होगा तो ये क्या होगा, लेसर वॉल्यूम से हायर वॉल्यूम जाएगा, तो लोअर वॉल्यूम से ये होगा हायर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट का इफेक्ट प्रेशर पे पड़ता है। ऑन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, सेकेंड केस में क्या होगा। देखो, हाँ, फर्स्ट केस में तो इसमें क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर on increasing pressure the equilibrium shifts to backward direction। ये बैकवर्ड जाता है। हाँ, क्यों जाता है देखते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो मेल्टिंग बिकम्स इजी और मेल्टिंग बिकम्स डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, तो बैकवर्ड जाने से मेल्टिंग बिकम्स डिफिकल्ट, तो मेल्टिंग बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, अगर डिफिकल्ट है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, सही है कि नहीं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा रहा है। तो बैकवर्ड्स जा रहा है तो सही है क्या, प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा। देखो, ये तो कंफर्म है कि अगर प्रेशर बढ़ाते हैं मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये सब टाइप का सॉलिड में प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। ओके, हम इसको ली चार्लेस प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैं ली चार्लेस प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ। ली चार्लेस प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां प्रेशर कम हो रहा हो। सही है कि नहीं, प्रेशर कम हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड जाना चाहिए। अगर ये फॉरवर्ड जाएगा तो मेल्टिंग बिकम्स इजियर, तो मेल्टिंग पॉइंट शुड डिक्रीज, तो ली चार्लेस प्रिंसिपल से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये पता, देखो एक्सपेरिमेंट में ये पता चलता है कि इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये एक्सपेरिमेंट से आया है, एक्सपेरिमेंट हमेशा सही है। अब ली चार्लेस प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। ली चार्लेस प्रिंसिपल में क्या है, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा,
जहां प्रेशर कम हो रहा हो, सही है कि नहीं? तो प्रेशर अगर कम हो रहा हो तो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां प्रेशर कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब ये क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा ना। तो ये अगर फॉरवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम, तो सॉलिड ज़्यादा सॉलिड लिक्विड में आ जाएगा, तो मेल्टिंग बिकम्स ईजी। तो अगर मेल्टिंग बिकम्स ईजियर तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस होना चाहिए। तो या तो ली चार्लेस प्रिंसिपल गलत है या एक्सपेरिमेंट हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो कौन सा सही है बोलो? हाँ, एक्सपेरिमेंट तो हमेशा सही है, कभी गलत नहीं हो सकता है। इसका मतलब हाँ हाँ, नहीं, तो मतलब ली चार्लेस प्रिंसिपल गलत है क्या? हाँ, कुछ बच्चा बोलेगा सर एक्सेप्शन है। सर हो सकता है केमिस्ट्री में, ये सबके लिए होता है। हाँ, गैस के लिए तो ये रू फॉर्मूला ये जो है ये आया, लेकिन नॉर्मल केस में भी होता है। देखो देखो एक्चुअल क्या है, एक्चुअल में बोल रहा हूँ ली चार्लेस प्रिंसिपल गलत नहीं है, हम लोग गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। वी आर अप्लाइंग इन रॉन्ग वे। ओके, व्हाट इज रॉन्ग वे? ये रॉन्ग वे है कि ऑन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, ये क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर मतलब क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर मतलब ये इंटरनल प्रेशर है, इसमें जो हम ले रहे हैं वो इंटरनल प्रेशर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो सिस्टम है, ये सॉलिड और लिक्विड जो सिस्टम है, ये है इंटरनल सिस्टम। हम एक्सटर्नल प्रेशर माने सराउंडिंग का प्रेशर बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम सराउंडिंग का प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पे इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है, ताकि सराउंडिंग प्रेशर को कम करे। समझ में आया कि नहीं? तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है। सही है कि नहीं? एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है मतलब इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तभी तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा। बोलो। देखो, अगर मान लो चाइना अटैक कर दिया इंडिया को, तो इंडिया क्या करेगा, काउंटर अटैक करेगा कि इंडिया पीछे हट जाएगा? काउंटर अटैक करेगा। ठीक है, चाइना अगर बोलेगा मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट पूरा ले लूंगा इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश ये आसाम सब ले लूंगा अटैक करके, तो इंडिया बोलेगा कि मैं, तुम एक काम करो, तुम ईस्ट साइड से ले रहे हो, मैं वेस्ट साइड से मैं अटैक करूंगा। कोई बात नहीं है। ठीक है, या इंडिया पीछे हट जाएगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम एक्सटर्नल, सर अभी चला। हम्म, अभी आया? अब क्लियर आ रहा है, सुनाई दे रहा है?
देखो, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम डायरेक्शन में जाएगा जहां पे प्रेशर कम हो रहा है। क्लियर है? तो एक्सटर्नल प्रेशर मतलब इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है। हम्म, तो इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, इंटरनल प्रेशर भी बढ़ेगा। इंक्रीजिंग प्रेशर, इंटरनल प्रेशर इंक्रीजेस। द इंटरनल, हाँ बोल रहा हूँ। देखो, इंटरनल प्रेशर मतलब सॉलिड लिक्विड का ये जो है सिस्टम है, ये सिस्टम है। एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में एक सिस्टम होता है, एक होता है सराउंडिंग। तो ये जो सॉलिड लिक्विड है ये एक सिस्टम है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, सराउंडिंग जो है वो है एक्सटर्नल प्रेशर। सराउंडिंग का प्रेशर होगा एक्सटर्नल प्रेशर और सिस्टम का प्रेशर होगा इंटरनल प्रेशर। अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर। अभी करे पावर आ गया, वॉइस इज क्लियर ना? तो क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर द इंटरनल प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है। तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो इंटरनल प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर को कम करने के लिए इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आया? बोलो। क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम कैसे होगा फिर? तो सिस्टम वहां मूव करेगा टू डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर। सपोज हम क्या करेंगे, कोई सब्सटेंस पे हम प्रेशर डालेंगे तो सब्सटेंस भी हम हमारा ऊपर एक्शन रिएक्शन प्रेशर डालेगा कि नहीं? हाँ। तो ऑन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर equilibrium will shift so that external pressure is reduced. Okay, तो एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस्ड मतलब इंटरनल प्रेशर इज इंक्रीज्ड। सही है कि नहीं? समझ में आया? अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जहां एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा मतलब इंटरनल प्रेशर बढ़ के ही एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा ना। बोलो। तो इंटरनल प्रेशर इंक्रीजेस, अगर इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंटरनल प्रेशर? तो ये प्रेशर बढ़ेगा मतलब इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां वॉल्यूम कम हो रहा है, तभी तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। तो ये बैकवर्ड जाएगा, तब ये बैकवर्ड जाएगा। ठीक है। तो अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा, मेल्टिंग बिकम्स डिफिकल्ट। तो मेल्टिंग बिकम डिफिकल्ट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। सही है कि नहीं? बोलो। अंडरस्टूड और नॉट? इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा मतलब ये उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर कैसे बढ़ेगा? वॉल्यूम कम होके ना। वॉल्यूम कम होगा मतलब बैकवर्ड। हाँ, बस बस बस, अब पकड़ लिए ना। पॉर्डन, हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं और सिस्टम इंटरनल प्रेशर बढ़ा रहा है। ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ओके। तो अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इज दिस क्लियर?
अब हम लोग सॉलिड विच कंट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग में जाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, हम अगर एक्सटर्नल, हाँ, हमें एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू इंक्रीज इंटरनल प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स so as to increase internal pressure, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर कम करने के लिए हम इंटरनल प्रेशर बढ़ाएंगे, तभी तो कम होगा ना। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, इंटरनल प्रेशर बढ़ के एक्सटर्नल प्रेशर को कम कराएगा, तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा मतलब ये जाएगा उस डायरेक्शन में जहाँ पे वॉल्यूम बिकम्स लेस, वॉल्यूम बिकम्स लेस मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा, क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मतलब मेल्टिंग बिकम्स ईजियर, सही है कि नहीं? मेल्टिंग बिकम्स ईजियर और डिफिकल्ट, बोलो। हाँ, मेल्टिंग इजी होगा, मेल्टिंग बिकॉज मीन्स तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो इसमें क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये 5 जो सॉलिड है उस केसेस में होता है, किसमें, डायमंड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्वार्ट्ज, कार्बोरेंडम, आइस, ये सब केस में प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट नहीं बढ़ता, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। समझ में आया कि नहीं? क्वार्ट्ज है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स, वो कार्बन सिलिकॉन एक चैप्टर है, वाश में यूज होता है। क्वार्ट्ज एक ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वार्ट्ज डायमंड जैसे दिखेगा, ब्यूटीफुल क्रिस्टल, 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। क्वार्ट्ज एक अच्छा क्रिस्टल है, उसको यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्वार्ट्ज यूज करते हैं। ठीक है, सही है। साउंड इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें हम लोग क्वार्ट्ज यूज करते हैं। ओके, वेस्ट बंगाल में क्वार्ट्ज पाया जाता है, जानते हो कि नहीं? वेस्ट बंगाल में क्वार्ट्ज का प्रोडक्शन है, क्वार्ट्ज यहाँ पे है, सिलिकॉन ओर है। हाँ बस, आयरन फैक्ट्री में भी यूज हो, बहुत यूजेस बहुत है वो, देखोगे। तो ये हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया ना? ये 2 चीज याद रख लो, हो जाएगा। और क्यों हो रहा है समझने के लिए तो फिर सोचना पड़ेगा। ये एक है, ये एक ले लो ऐसा, इस केसेस में ये होगा। ठीक है, और एक ये केसेस ले लो, ये केस ले लो, इस केस में ये होगा। ठीक है, क्यों हो रहा है तो सोचना पड़ेगा, ली चार्लिस प्रिंसिपल सही से अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हो। समझ में आ गया? तो इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट के बाद मैं बॉइलिंग पॉइंट में जाता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट, तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर लिक्विड से गैस हो रहा है उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। समझ में आया? जैसे सॉलिड जब मेल्ट हुआ वॉल्यूम बढ़ गया कम हो गया, इस टाइप का हो सकता है,
लेकिन लिक्विड केसेस में ऐसे नहीं होता है। लिक्विड जब गैस में चेंज होता है उसका वॉल्यूम बढ़ता ही बढ़ता है। ओके, तो सपोज हमारा लिक्विड है और ये चेंज हो रहा है गैस में। ओके, तो लिक्विड जब जब हो रहा है, बॉयल हो रहा है, मतलब गैस में चेंज होगा, तो इसमें क्या होगा, लेसर वॉल्यूम, लेसर वॉल्यूम। और ये जब गैस में चेंज होगा ये होगा हायर वॉल्यूम, हायर वॉल्यूम। तो ये लेसर वॉल्यूम से हायर वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं? जब ये लिक्विड से गैस होगा इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग दो केस कर सकते हैं। एक केसेस में इसका बॉइलिंग पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, इसका प्रेशर देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस लेते हैं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। ऑन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर हम चेंज कर, हमारा हाथ में एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर को हम इंक्रीज कर सकते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो रहा हो। एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है मतलब इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंटरनल प्रेशर इंक्रीजेस। यस, इंटरनल प्रेशर इंक्रीजेस। इंटरनल प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा? बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम, नहीं, बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा मतलब क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा रिएक्शन। तो रिएक्शन अगर एस एस बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहा है तो क्या होगा, बॉइलिंग बिकम्स डिफिकल्ट, नहीं, एस बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये सब लिख लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे, तो फिर रिकॉल में एग्जाम से पहले भूल गए तो कर नहीं पाओगे, कोरिलेट नहीं कर पाओगे। तो हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको अपलोड कर दूंगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, हाँ हाँ वो, हाँ वही 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 रीजन है, वही रीजन है, बताऊँ, डिफिकल्ट। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। सही है कि नहीं, सबको समझ में आया? तो ये हो एक केस है। दूसरा, इस एग्जाम्पल दे दो, प्रेशर कुकर एग्जाम्पल है, प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में हम हाई प्रेशर देते हैं। हाई प्रेशर देने से क्या होगा, हाई प्रेशर देने से क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, जो वाटर है इंक्रीजेस। हाँ, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वाटर क्या करेगा, कैन स्टोर हीट फॉर लॉन्गर टाइम। अगर वाटर सपोज क्या हो गया, देखो हम लोग क्या करते हैं ना, दो चीज करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन और प्योर वाटर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बोलो? सॉल्ट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यस यस, तो सॉल्ट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ बॉईल करते हैं घर में, क्या होता है ना, अब दादी माँ क्या करती है कि पानी में कोई भी चीज़ बॉईल करते हैं तो उसमें सॉल्ट डाल देते हैं। अब मैं पूछा, जब छोटा था मैं पूछा कि सॉल्ट क्यों डालते हो, तुम सॉल्ट तो बाद में भी डाल सकते हो। बोले दो रीज़न है, एक तो कुकिंग फास्ट होगा, दूसरा रीज़न है उसका टेस्ट भी आएगा। मेरे को दूसरा रीज़न समझ में आया जब मैं बच्चा था, फर्स्ट रीज़न समझ में नहीं आया। सॉल्ट सॉल्यूशन में कुकिंग फास्ट कैसे होगा? मैं बोला खाली पानी में कुकिंग फास्ट नहीं होगा। बोला नहीं होगा, खाली पानी में कुकिंग जितना जल्दी होगा सॉल्ट वाटर में कुकिंग जल्दी होता है। मैंने उसका रीजन पूछा तो उनको तो ली चार्टेरिस प्रिंसिपल मालूम नहीं था, वो पढ़े नहीं थे। बोले ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और जब मैं ली चार्टेरिस प्रिंसिपल पढ़ा तब मेरे को समझ में आया कि जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, इट कैन स्टोर हीट फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, इट कैन स्टोर हीट
heat for longer time, and supply the same to food material. Supply the same माने सेम माने हीट टू फूड मटेरियल। समझ में आया कि नहीं? अगर जल्दी बॉयल हो जाएगा कोई लिक्विड, अगर जल्दी बॉयल हो जाएगा तो ज़्यादा देर तक वो हीट स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुकिंग तो लिक्विड मीडियम में होता है ना, कि जो वेपर आएगा वो तो उड़ जाएगा। प्रेशर कुकर में रहेगा तो व्हिसिल ऊपर, वेट उसका है ऊपर उठ जाएगा, व्हिसिल से वेपर निकलना लगेगा। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टाइम तक हीट रखेगा, और ज़्यादा टाइम तक हीट रखेगा तो फूड मटेरियल को सप्लाई करेगा, तो कुकिंग बिकम्स फास्टर। ठीक है? तो अगर हाई प्रेशर रहता है, हाँ ये वो तो इस चैप्टर का नहीं है। सॉल्ट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और सॉल्ट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। हाँ, सॉल्ट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, और सॉल्ट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा होता है। तो हाँ, उसका कम हो जाएगा। तो ये उसको पढ़ने के लिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर समझना पड़ेगा, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर समझना है, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है? तो वो चीज़ में कोई कोई और दूसरा दिन समझाऊंगा, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है, वो 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स लेगा उसको समझने के लिए। ठीक है? तो वो इस चैप्टर का नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट अलग है। तो ये हम लोग समझेंगे, प्रेशर कुकर में अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो ये ज़्यादा देर तक हीट रखेगा और फूड मटेरियल को सप्लाई करेगा, वो जल्दी कुक हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। ठीक है? सही है? तो ये हो गया प्रेशर कुकर। तो नेक्स्ट, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, ऑन द रिवर्स वी कैन से ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर। बोलो, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर क्या होगा? हाँ, तो इंटरनल प्रेशर, डिक्रीजेस। तो अगर इसका इंटरनल प्रेशर डिक्रीज होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो रहा। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो रहा मतलब इंटरनल प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर इंटरनल प्रेशर डिक्रीज होगा तो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। नहीं, सही है कि नहीं? तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम होगा मतलब फॉरवर्ड जाएगा। सही है कि नहीं? बोलो, फॉरवर्ड जाएगा मीन्स बॉइलिंग बिकम्स ईजियर, बॉइलिंग बिकम्स ईजियर। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, तो हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है? तो ये एग्जाम्पल क्या है? आर्मी, आर्मी पीपल, ओके, माने हाई अल्टीट्यूड, फेस डिफिकल्टीज इन कुकिंग फूड एट हाई अल्टीट्यूड्स। हाई नहीं, कितना प्रेशर कुकर लेंगे वो लोग? मान लो हम लोग खाली चूल्हा में बिना प्रेशर कुकर का कुकिंग कर रहे हैं। आर्मी पीपल फेस डिफिकल्टीज इन कुकिंग फूड एट हाई अल्टीट्यूड, एट हाई अल्टीट्यूड। एक स्टूडेंट बोल रहा है सर प्रेशर कुकर नहीं है तो इलेक्ट्रिक कुकर है, तो ना ओवन है, माइक्रो ओवन लेके कुकिंग करेंगे, है कि नहीं? देखो, आर्मी पहाड़ चढ़ के इतना ऊपर जा रहे हैं, वो साथ में उनका वीपन लेंगे या ये माइक्रो ओवन प्रेशर कुकर को उठा के लेंगे? बोलो,
तो ये चीज़ है कि हाई अल्टीट्यूड में वो लोग सब सामान लेके नहीं जाते हैं साथ में। तो वहाँ पे अगर कुकिंग करना है वो लोग क्या करते हैं, मैस्टिक लाइटर लेते हैं और कोई केरोसिन लेके, वहाँ पे वुडन पीस रहेगा, सूखा लकड़ी रहेगा, उसको जला के वो लोग कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि देश का सिक्योरिटी। ओके, तो वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड में लो प्रेशर होता है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, लो प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर जब लो हो जाएगा तब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम हो जाएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम होगा तो कुकिंग बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि वाटर ज़्यादा देर तक हीट नहीं स्टोर कर सकता है, वो फूड मटेरियल को सप्लाई नहीं कर सकता है, कुकिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ समझ में आया? तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये हम लोग ली चारेलिस प्रिंसिपल अप्लाई करके समझ सकते हैं इसका वेरिएशन क्यों हो रहा है। तो इसमें भी इसको याद अगर रखना है तो हम लोग ऐसे कर देंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम लिख देंगे कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो इसको लिख दो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। सही हो रहा है कि नहीं? देखो हम लोग समझेंगे, याद भी रखेंगे, तभी एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन करना है तो ये चीज़ याद रख लो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इज दिस क्लियर? लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में दो टाइप का सॉलिड होता है, तो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब्लिमेशन में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सब्लिमेशन में भी यही ली चार्लिस प्रिंसिपल अप्लाई करो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी टाइम हो गया, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ।